नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। भारत में अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर योजनाएं विशेष रूप से महिलाओं के लिए चुनावी लोक लुभावनवाद का एक प्रमुख उपकरण बन गई हैं, जो राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती पेश कर रही है। बजट से पहले 2026 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इन फ्रीबीज योजनाओं के कारण राज्यों का संयुक्त राजकोषीय घाटा यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 में जीएसडीपी के 2.6% से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2025 में 3.2% हो गया है। इन योजनाओं के चलते राज्यों का संयुक्त राजस्व घाटा भी 0.4% से बढ़कर 0.7% जीएसडीपी हो गया है। इन योजनाओं का बोझ राज्य के खजाने पर पड़ रहा है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए धन कम पड़ रहा है। बीते 5 सालों में महिलाओं के लिए नगद हस्तांतरण एक राज्य से बढ़कर 15 राज्यों में पहुंच गया है, जिसकी अनुमानित लागत 2.46 लाख करोड़ है और ये 13 करोड़ महिलाओं तक पहुंच रही है। अब ये योजनाएं तात्कालिक राहत तो दे रही हैं, लेकिन ये विकास के लिए एक दीर्घकालिक बाधा बन सकती है। राजनीतिक दलों के लिए ये फ्रीबीज योजनाएं जरूरी हैं या एक मजबूरी, ये सभी जानते हैं, लेकिन इसका असर सीधे सरकार के खजाने पर जरूर पड़ता है। अब कल बजट आने वाला है। इस बार बजट में इन योजनाओं पर क्या कितना खर्च होगा और बजट में क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। देश के आम बजट और आर्थिक सर्वेक्षण में फ्रीबीज यानी मुफ्त की योजनाओं को लेकर सरकार का रुख काफी सख्त नजर आ रहा है। 1 फरवरी 2026 को पेश होने वाले बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण में इसके दुष्प्रभावों पर गंभीर चिंता जताई गई है। अब इसे राजनीतिक दलों के लिए जरूरी कहें या मजबूरी, देश में फ्रीबीज यानी लोक लुभावन मुफ्त की योजनाओं और सब्सिडी का चलन लगातार बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक दल चुनाव से पहले सब्सिडी और मुफ्त सुविधाओं का वादा करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद ऐसी गारंटी का राजकोषीय बोझ राज्य के बजट पर भारी पड़ जाता है। ऐसे में देश की और राज्य सरकारों को मुफ्त की योजनाओं से लेकर सब्सिडी तक हर महीने मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है। इसके चलते कई राज्यों की स्थिति खस्ताहाल है। मुफ्त की ये रेवड़ियां राज्य सरकारों की पांव की बेड़ियां बनती जा रही हैं। अब एक बार फिर कल आने वाले देश के आम बजट से पहले फ्रीबीज योजनाओं को लेकर आर्थिक सर्वेक्षण में इसके दुष्प्रभावों पर गंभीर चिंता जताई गई है। इकोनॉमिक सर्वे ने सरकार और राज्यों को बड़ा अलर्ट दिया है। सर्वे में माना गया है कि कैश ट्रांसफर से गरीब परिवारों को तात्कालिक राहत मिलती है, लेकिन लंबे समय में इसके खतरनाक साइड इफेक्ट भी सामने आ रहे हैं। आर्थिक सर्वे में कैश ट्रांसफर योजनाओं को लेकर रिपोर्ट में कड़ी टिप्पणी की गई है। सरकार ने कहा है कि राज्यों में महिलाओं के लिए चल रही इन योजनाओं से मौजूदा वित्त वर्ष में 1.7 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ेगा। इनके शॉर्ट टर्म फायदे हैं, लेकिन वित्तीय स्थिरता और मीडियम टर्म ग्रोथ के बारे में भी चिंताएं पैदा करते हैं। अहम यह है कि पिछले साल के सर्वे में सरकार ने कहा था कि कैश ट्रांसफर और लोन से खपत पर सकारात्मक असर पड़ रहा है। इससे ये परिवार बुनियादी जरूरतों और कर्ज चुकाने में सक्षम हो रहे हैं। सर्वे में बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 से 26 के बीच कैश ट्रांसफर लागू करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। इनमें से लगभग आधे के रेवेन्यू घाटे में होने का अनुमान है। कई राज्य राजकोषीय दबाव के कारण पूंजीगत निवेश कम कर रहे हैं और मुफ्त की योजनाओं का भार बढ़ रहा है। 2026 आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़ी प्रमुख बातों पर डालते हैं एक नजर। फ्रीबीज का बढ़ता दायरा।
सर्वेक्षण के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा बिना शर्त कैश ट्रांसफर में भारी बढ़ोतरी हुई है, जो वित्त वर्ष 2026 में 1.7 लाख करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। आर्थिक जोखिम, ये रेवड़ी संस्कृति राज्य के वित्त को कमजोर कर रही है, इससे राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है। पूंजीगत व्यय पर असर, फ्रीबीज पर अधिक खर्च के कारण सरकार के पास स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे उत्पादक पूंजीगत निवेश के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। महिलाओं पर फोकस, इन योजनाओं में से कई महिलाओं को लक्षित करती है और चुनावी लाभ पाने के लिए उपयोग की जा रही है। स्थायित्व की कमी, इन योजनाओं में न तो कोई एग्जिट क्लॉज है और न ही ये कौशल विकास से जुड़ी है, जिससे ये एक स्थायी वित्तीय बोझ बनती जा रही है। राजकोषीय घाटा, इन योजनाओं के कारण राज्यों का कुल सकल राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2022 में 2.6% से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 3.2% हो गया है। इकोनॉमिक सर्वे ने जोर दिया है कि यूसीटी का विस्तार सीमित वित्तीय हालात के बीच हुआ है। राज्यों का कुल सकल राजकोषीय घाटा FY22 में जीडीपी के 2.6% से बढ़कर FY 2025 में 3.2% हो गया। इसी अवधि में कुल रेवेन्यू घाटा जीडीपी के 0.4% से बढ़कर 0.7% हो गया, जो ये दिखाता है कि रेवेन्यू खर्च पूरा करने के लिए लगातार उधार लिया जा रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण आगाह करता है कि अल्पकालिक चुनावी लाभ के लिए मुफ्त की योजनाएं देश की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता के लिए हानिकारक हो सकती हैं। चेतावनी देते हुए सर्वेक्षण ने सलाह दी है कि विकास को जारी रखने के लिए ऐसी योजनाओं को बेहद सावधानी से डिजाइन किया जाना चाहिए, ताकि वे दीर्घकालिक आर्थिक विकास को नुकसान न पहुंचाएं। ऐसे में आम बजट में क्या रहने वाला है, फ्रीबीज की योजनाओं पर मुख्य प्रभाव और सरकार के रुख डालते हैं एक नजर। राजकोषीय बोझ और बजट पर असर, कर्ज में बढ़ोतरी, आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार फ्रीबीज की वजह से राज्यों पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है। नकद ट्रांसफर का बढ़ता खर्च, अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026 में राज्यों द्वारा नकद ट्रांसफर पर खर्च 1.7 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। पूंजीगत व्यय पर प्राथमिकता, सरकार का मानना है कि नकद बांटने की बजाय बुनियादी ढांचे यानी सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य पर खर्च करना अधिक टिकाऊ और फायदेमंद होता है। लोक कल्याणकारी बनाम फ्रीबीज, सरकार ने बजट में कल्याणकारी योजनाओं और लोक लुभावन फ्रीबीज के बीच अंतर स्पष्ट करने पर जोर दिया है। पीएम किसान सम्मान निधि, बजट में किसानों के लिए राहत के संकेत हैं। उम्मीद की जा रही है कि पीएम किसान योजना की सालाना राशि 6,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए की जा सकती है। खाद्य सब्सिडी, सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से सालाना लगभग 2.13 लाख करोड़ रुपए की खाद्य सब्सिडी वहन कर रही है। बजट 2026 की कुछ बड़ी घोषणाएं, कृषि क्षेत्र, कृषि मंत्रालय का बजट बढ़ाकर 1.37 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। मुफ्त बीज वितरण, सरकार दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लगभग 20 लाख किसानों को मुफ्त मिनी किट वितरित करने की योजना बना रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव से पहले मुफ्त उपहारों के वादों पर चिंता जताई है। इसे अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक बताया है। विशेषज्ञों का तर्क है कि फ्रीबीज से राजकोषीय घाटा बढ़ता है, जिससे भविष्य में विकास कार्यों के लिए धन की कमी हो सकती है। इस बजट में सरकार का ध्यान फ्रीबीज की बजाय सतत विकास और उत्पादन आधारित सब्सिडी पर अधिक है। 12 राज्य वित्तीय वर्ष 2025-26 तक महिलाओं की नकद योजनाओं पर सामूहिक रूप से 1.68 लाख करोड़ से अधिक खर्च। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार महिलाओं के लिए इन योजनाओं का वार्षिक बोझ 1.7 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। कुछ अन्य रिपोर्ट्स में कुल कैश ट्रांसफर खर्च 2.8 लाख करोड़ बताया गया है। विभिन्न राज्यों में प्रमुख योजनाओं पर होने वाला खर्च, महाराष्ट्र में माझी लाडकी बहन 46,000 करोड़ रुपए की योजना है। मध्य प्रदेश लाडली बहना योजना 29,000 करोड़, कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना 28,000 करोड़, पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी भंडार योजना 14,400 करोड़, तमिलनाडु कलाइगनार मगलिर उरिमई थोगई 13,720 करोड़। बिहार के अलावा पिछले कुछ वर्षों में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल जैसे कई राज्यों ने महिलाओं के लिए कैश ट्रांसफर योजनाएं शुरू की। वर्तमान में अलग अलग राज्यों में प्रति माह 1,000 से 2,500 तक की राशि दी जा रही है। पिछले 5 वर्षों में ऐसी योजनाएं लागू करने वाले राज्यों की संख्या 1 से बढ़कर 15 हो गई है। इकोनॉमिक सर्वे और आरबीआई ने चेतावनी दी है कि ये बढ़ता खर्च राज्यों के पूंजीगत व्यय और बुनियादी ढांचे के विकास को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में राज्यों द्वारा लागू की जा रही बिना शर्त कैश ट्रांसफर योजनाएं भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती और पनौती के रूप में उभर रही हैं।
ये योजनाएं जो मुख्य रूप से महिलाओं को प्रत्यक्ष नगद सहायता प्रदान करती हैं, सरकारी खजाने पर भारी बोझ डाल रही हैं। ऐसे में न केवल ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए लंबी अवधि में चिंता का विषय है, अब देखना ये होगा कि इस बजट में फ्रीबीज को जगह मिलती है या विकास आधारित मॉडल को प्राथमिकता। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चलिए, तो कैश ट्रांसफर की एक बात हो रही है और आने वाले समय में अर्थव्यवस्था के लिए किसी पनौती से कम नहीं होगी। और एक सबसे बड़ी बात होती है, देखिए, दो बातों को समझना बहुत जरूरी है। जितनी भी फ्रीबीज हैं, जिसको पूरा एक आज चर्चा में जरूरी हो गया था, कर तो आप अच्छा रहे हैं, महिलाओं के लिए कई योजनाएं हैं, अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा करना आपकी ज़रूरत भी हो सकती है या मजबूरी भी हो सकती है राजनीतिक दलों के लिए, लेकिन वो जो बोझ बढ़ता जा रहा है उससे हम आने वाले समय में क्या अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में नहीं देखेंगे? क्योंकि बोझ बढ़ेगा तो उसकी भरपाई कैसे होगी? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे विवेक श्रीवास्तव। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगी कुंडरू पुष्पलीला। कुंडरू पुष्पलीला मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे रविंद्र प्रताप सिंह। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। टीएमसी का पक्ष रखेंगे अब से कुछ देर में एहतेशामुल हक, उनका भी स्वागत है, हालांकि वो हमारे साथ कब से कुछ देर बाद जुड़ेंगे। अर्थशास्त्री हैं ओमनाथ शर्मा। ओमनाथ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं संदीप चौधरी। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत ओमनाथ जी आपसे करूंगे। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल। आज की जो चर्चा है ओमनाथ जी, जो फ्रीबीज हैं, ये राजनीतिक दलों के लिए, विभिन्न राज्य सरकारों के लिए अलग अलग, क्योंकि योजनाएं अलग अलग राज्यों में हैं जो चलाई जा रही हैं और आज से नहीं, बहुत लंबे समय से चलाई जा रही हैं। ये एक ज़रूरत भी हो सकती है और एक मजबूरी भी हो सकती है, लेकिन इसके पीछे जो एक भार देख रहे हैं, जो एक राजकोषीय घाटा जो है, ये जो बर्डन है, इससे कहीं ना कहीं इकोनॉमी जो हमारी है वो एक थोड़ा सा, कहते हैं ना कि मुसीबत में हो सकती है, या ये भी एक कह सकते हैं कि अच्छी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि लगातार ये चीजें चल ही रही हैं। कैसे आप इसे देखते हैं? नहीं, मैं इस विषय पे बिल्कुल भी डिप्लोमेटिक ना होकर के सीधे अपनी बात रखूंगा कि ये जब योजनाएं शुरू हुई थी तो बहुत ही आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को लाभ देने के हिसाब से शुरू हुई थी। उस समय इसका इकोनॉमी पे असर भी दिखाई दिया और वो लोग अपनी आर्थिक कंडीशन उनकी बेहतर भी हुई और लोगों ने उसका लाभ भी लिया। लेकिन समय के साथ में इसमें फिल्टर लगने की बजाय लोग उसमें ऐड होते चले गए और सक्षम लोगों को हम और सक्षम बना सकें उसकी बजाय हमने उन्हें डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करते हुए उनकी हक की ये एक लड़ाई बना दी कि ये हमारा हक होता चला जा रहा है। आज की डेट में हर चुनाव में एक कैश की स्कीम आपको दिखाई देती है, सुनाई देती है। बिहार में भी हमने अभी रिसेंटली ये देखा, महाराष्ट्र में इससे पहले देखा। लेकिन इसका असर क्या पड़ा? इसका असर वही कहावत पे डिपेंड करता है कि किसी को अगर आपको रोजगार देना है, कोई भूखा व्यक्ति है, या तो आप उसको रोजगार के साधन उपलब्ध करा दीजिए या उसे एक टाइम का खाना दे दीजिए। यहाँ पे हम वैसे ही कर रहे हैं, लोगों को खाना देने की कोशिश कर रहे हैं बजाय उसके कि हम उसे सक्षम बना करके रोजगार देने का प्रयास करें। अभी ये जो कैश ट्रांसफर के जो पैसे हैं, अगर आज हम देखेंगे 50% हमारे किसान हैं जो खेती बाड़ी पे डिपेंडेंट है, लेकिन उनका इकोनॉमी पे, जीडीपी पे 20% का योगदान है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उनके पास उन्नत तकनीक अगर होगी, उनके किसानों को अगर हम वो शिक्षा दे पाएंगे कि आज की डेट में वो कैश क्रॉप कैसे उगा सकते हैं, फर्टिलाइजर कैसे बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये 50% व्यक्ति 50% जीडीपी पे योगदान दे सकता है। तो जो हमारा 20% से भी नीचे एग्रीकल्चर का शेयर है जीडीपी में, वो काफी हद तक बढ़ सकता है। तो डेफिनेटली किसान की आर्थिक हालत ठीक हो सकती है, लेकिन हम वो पैसा दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एक शब्द बहुत अच्छा लगा जब आपने वॉइस ओवर में बताया था कि ये हम बहुत ही खतरनाक एक कल्चर डेवलप कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आने वाले समय में जाकर के इस लेवल पे बैलून होने वाली है कि इसको कंट्रोल कर पाना लगभग असंभव होगा और कोई ना कोई एजेंसी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वो इस पे कहीं ना कहीं पे अंकुश लगाएंगी और वो शायद अंकुश लगाना जरूरी है। अंकुश लगाने का मतलब ये कि उसको फिल्टर करना बहुत जरूरी है कि वास्तविक रूप से जिन लोगों को आवश्यकता है
वहां पे इस सुविधा को जरूर पहुंचाया जाए। लेकिन जिन लोगों को हम सक्षम बना करके रोजगार के साधन उपलब्ध करा सकते हैं, उन्हें रोजगार उन्मूलक बनाया जा सकता है, तो उनको इस दायरे से बाहर निकाल करके ये पैसा शिक्षा और उनके कौशल विकास में लगाया जाना चाहिए। ठीक है, संदीप जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ, संदीप जी कैसे आप इस विषय को देखते हैं? क्योंकि देखिए फ्रीबीज सुनने में बहुत अच्छा लगता है। दूसरी चीज यही भी है कि अगस्त 2022 में आज जो हमने एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सुना, ये अगस्त 2022 का उनका स्टेटमेंट था, जिसमें रेवड़ी कल्चर को उन्होंने जिस तरीके से बताया, काफी घातक भी बताया। लेकिन रेवड़ी कल्चर चल तो बहुत तेजी से रहा है, विभिन्न राज्यों में विभिन्न सरकारें इसको लगातार चला रही हैं और जाहिर तौर पे अपने अच्छे फायदे के लिए तमाम चीजें होती है, लेकिन उसके पीछे जो एक डाउनफॉल होगा, जो इकोनॉमी पे इफेक्ट होगा। और अभी क्योंकि ओमनाथ जी ने भी एक अच्छी बात बोली कि शुरुआत तो उन लोगों के लिए करते हैं जो जरूरतमंद हो, लेकिन आजकल तो ये बिल्कुल अलग तरीके से हो गया है। महिलाओं के लिए खासतौर पर जो योजनाएं हैं, ये हमें देखना पड़ेगा कि आप उन्हें भी फ्रीबीज दे के या मुफ्त की राशि दे के आप कहाँ उसे इस पूरी अर्थव्यवस्था से बिल्कुल अलग कर रहे हैं। कैसे इस विषय को देखते हैं? देखिए राखी जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और मुझे लगता है देर आए दुरुस्त आए। कहीं ना कहीं सरकार को एहसास हो रहा है कि ठीक है, हम तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन भाई आगे ये चीजें जारी रखनी नामुमकिन है। लेकिन हमें ये चीज भी देखनी पड़ेगी कि वाकई पहले ऐसा होता था, जरूरतमंद लोगों की मदद की जाती थी और उससे हमारी अर्थव्यवस्था पर फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब हमारे पॉलिटिकल लोगों को ये लगने लगा कि हमें लोगों को पैसा देना है, वोट लेना है, उस पैसा देने को हम क्या नाम दे, तो उसको बहुत सुंदर नाम दिया गया किसान सम्मान निधि, कि हम किसानों को किसान सम्मान निधि के नाम पर कैश देंगे। और जाहिर सी बात है, ये वोट खरीदने का कल्चर आज से नहीं है। पहले हम सुनते थे कि विधायक जी ने पैसे बांट दिए, एमपी साहब ने पैसे बांट दिए, प्रधानी में पैसे बटे और वोट मिली। इसका मतलब ये तो हमारी टॉप पॉलिटिकल लोगों को पता था कि पैसे बट करके वोट मिल जाता है। अब सरकारी खजाना लुटाना था और वोट लेना था किसी व्यक्ति को, किसी को प्रधानमंत्री बनना था, किसी को सरकार बनानी थी, तो उसमें कुछ ऐसे स्पेशल टैग निकाले गए कि देखिए इसका नाम पैसे बांटने का हम किसान सम्मान निधि रख देते हैं, और लोगों को वोट पैसा बांट दिया गया, सरकार बना ली गई। उसके बाद लगा यार बिहार का चुनाव जीतना है तो क्या करें। अगर पैसा बांटने से हम लखपति 1 करोड़ लखपति दीदी बना पाए, तो अगर लखपति दीदी बना पाए तो इससे तो हमारी अर्थव्यवस्था ग्रो करेगी, क्योंकि आपने इतने बिजनेस वुमेन खड़ी कर दी देश के अंदर। लेकिन ये हकीकत नहीं थी, ये वही हाथी के दांत दिखाने के और खाने की ओर से जनता को बताने का तरीका कुछ और था। हकीकत थी सरकारी खजाना लुटा करके वोट लेना था। लेकिन अब इस चीज का एहसास होने लगा है कि भाई इस तरीके से अगर हम लुटाते रहे या दूसरे लोगों को हम बोलते रहे तो काम चलेगा कैसे। क्योंकि अभी तक हम कागजों में तो हेरा फेरी कर सकते हैं, मीडिया के माध्यम से लोगों को मैसेज गलत दे सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, हमारी इकोनॉमी तीसरे नंबर की होने वाली है, अभी हम आईपी क्या कराने वाले हैं, ओलंपिक कराने वाले हैं, अभी हम विकसित भारत हो कराने वाले हैं। विकसित भारत भी एकदम से कहने में कहीं बवाल ना खड़ा हो जाए देश के अंदर। भुखमरी की स्थिति को देखते हुए 80 करोड़ से लोगों को जो है हम राशन के माध्यम से अनाज दे रहे हैं, तो उसको भी इस तरीके से लॉन्च किया जाएगा। अभी जो मनरेगा थी, मनरेगा को जी राम जी, तो आपने बहुत सारी डिबेट की, जी राम जी के पीछे एक वर्ड और जोड़ा गया है जिसकी फुल फॉर्म अभी बताने में कभी बता दी जाती है, कभी छुपा ली जाती है। उसके पीछे लिखा गया है वीबी जी राम जी। वो वीबी का मतलब थोड़े दिन में जैसे जैसे 2027 के बाद 29 के जो चुनाव आने लगेंगे, वीबी की फुल फॉर्म आपको बताई जाने लगेगी। देखिए विकसित भारत जी राम जी है, मतलब विकसित भारत आपके दिलो दिमाग में, कानों में ऐसा घुसा दिया जाएगा कि जैसे अब तो हम अमेरिका से आगे निकल चुके हैं, जर्मनी को हम पीछे छोड़ चुके हैं। तो इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा, किस तरीके से सरकार बनाने के लिए, लोग पद पाने के लिए, लोग वोट लेने के लिए किस तरीके से देश को गिरवी रख रहे हैं, किस तरीके से देश को बेच रहे हैं, और इसके आने वाले अंजाम वाकई बड़े खतरनाक होंगे। अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो आप देखेंगे दूसरी सरकारों के लिए सरकार चलानी नामुमकिन हो जाएगी, देश के अंदर विद्रोह होगा, लोग सड़कों पर उतरेंगे, किसी को तनख्वाह नहीं मिल रही होगी, कहीं बच्चों की फीस जमा नहीं हो रही होगी, तो आने वाले हालात बहुत खतरनाक है राखी जी। बिल्कुल ठीक है। आरपी श्रीवास्तव जी, देश की अर्थव्यवस्था और बजट पर वाकई में कितना असर इन फ्रीबीज का आप देखते हैं, इन योजनाओं का देखते? देखिए राखी, जहाँ तक फ्री बीज का सवाल है और आप बता रही थी कैश ट्रांसफ़र जैसी
योजनाएं हैं, इनको अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से जो लोग ज़रूरतमंद हैं, सरकार का दायित्व है कि उन तक सारी चीज़ें पहुंचाएं, उनको सुविधा पहुंचाएं, उनका ख्याल रखें, सरकार का काम है। लेकिन एक चलन में आ गया है, अब कहीं भी सरकार बनानी है तो आपको वहाँ पर पैसा देना पड़ेगा, कैश ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, चाहे महिला सम्मान निधि की हो, चाहे लाडली बहना हो या किसान सम्मान निधि हो, ये तमाम चीज़ें। प्रधानमंत्री जी का जो बयान आ रहा था, जो भाषण दे रहे थे, उन्होंने इस बात पर चिंता जाहिर की, लेकिन चूंकि अब पॉलिटिकल मजबूरी हो गई, राजनीतिक मजबूरी बन चुकी है। और अगर आप उस राज्य में चुनाव होने वाला है और उसके पहले अगर इस तरह की घोषणाएं नहीं करते हैं, लोगों तक पैसा नहीं पहुंचाते, हम लोग लगातार चुनाव में देखते भी आ रहे हैं कि परिणाम बदलते देर नहीं लगती। कई राज्यों में तो ऐसा था कि सरकार नहीं बन पा रही थी, लेकिन उसको जो है कम से कम इन योजनाओं के चलते वहाँ पर सत्ताधारी दल सरकार बना लिया। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनके हाथ में सत्ता है वो चाहे तो इस तरह की रेवड़ी बांट सकते हैं। सवाल ये उठता है कि इससे अर्थव्यवस्था को क्या असर पड़ेगा। देखिए, आपने बताया कि लगभग 1,70,000 करोड़ रुपया जो है अनुमान है बांटने का। लेकिन अभी आप देखते जाइए, आने वाले चुनाव देखिए, अभी 4 राज्यों में चुनाव है, इसके बाद उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की योजना लागू करनी पड़ेगी यदि सरकार आपको बनानी है तो अब धीरे धीरे क्या है कि पहले तो ज़रूरत के हिसाब से पैसा दिया जा रहा था, कैश ट्रांसफ़र हो रहा था, लेकिन अब स्थिति ये हो गई कि ये उनका अधिकार है। अगर आपने इस बात को रोका तो भी उसके दुष्परिणाम किसको, उस राजनीतिक दल को, उस सत्ताधारी दल को झेलना पड़ेगा। तो अब इसको थोड़ा, इसका कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। हमें लगता है कि कल के बजट में निश्चित रूप से सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे सुधारों पर काम करेगी और सरकार निरंतर करती भी आ रही है। लेकिन जब से इस तरह की घटना सामने आई है और आपने देखा होगा कि जिन राज्यों में सरकार नहीं बनने वाली है, अगर चुनाव के 2-3 महीने पहले अगर कैश ट्रांसफ़र उनके खातों में जाता है, अचानक परिणाम बदल जाता है। तो अब इसको भी देखना है। और दूसरी बात राखी है कि हमें या पूरे देश को इस बात को समझना होगा, सरकारों को समझना होगा कि हमें अगर लॉन्ग टर्म या विकसित भारत का जो सपना हम 2047 की बात कर रहे हैं, अगर वहाँ तक पहुँचना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा, आप जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम करना होगा। किसानों के लिए उनकी आय दुगनी करने की बात है। अगर मान लीजिए उनको आप सपोर्ट करते हैं तो किसान सम्मान निधि को एक तरह से हम मान सकते हैं कि किसानों के लिए ये सम्मान निधि उनके काम आ सकती है, चाहे उनके खेती के काम आ सकती है या फर्टिलाइज़र के काम आ सकती है। लेकिन अगर वो चलन में इस तरह का हो तो, लेकिन जिस दिन ये फ्री बीज या मुफ्त की रेवड़ी अगर वो अधिकार मान लेगा देश, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट हो सकता है। और हमें लगता है कि इसको समझने की जरूरत है, सभी राजनीतिक दल को समझने की जरूरत है। बिल्कुल। विवेक जी, मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं। विवेक जी, इस पर कैसे काम किया जाएगा या कैसे कर सकते हैं? राजनीतिक रूप से तो सभी राजनीतिक दल से जो यहाँ बैठे हैं उनसे मेरा यही सवाल होगा, क्योंकि सभी राज्यों में अमूमन, और अभी तो इलेक्शन के टाइम पे पश्चिम बंगाल में भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो लगातार चल रही हैं, बहुत लंबे समय से चल रही हैं, और कुछ तो और लगातार जब ये इलेक्शंस आते हैं तो और नई नई चीज़ों को देने की बात हो जाती है। तो इन फ्री बीज को, ठीक है, एक मजबूरी हो सकती है या वोट लुभावन के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे की जिस स्थिति पे हम चर्चा करने बैठे हैं उसकी जिम्मेदारी भी अब सरकार की ही है कि कैसे आप इन चीज़ों को संभालेंगे। लगातार बढ़ता घाटा, राजकोषीय घाटा या वो बर्डन, वो बोझ, कैसे उसको निकालेंगे? जी बिल्कुल राखी जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। जिस तरीके से सर्वे में राजकोषीय घाटे पर चिंता जताई जा रही है, प्रदेशों के भी आंकड़े आ गए हैं। दृष्टिकोण जैसे भी आपके रमेश जी बता रहे थे, बहुत तरीके से उन्होंने पूरा विषय समझाया। ये सारे राजनीतिक दलों देश हित में विषय को समझने की जरूरत है और कहीं न कहीं इसमें एक लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ेगी कि हम किन विषयों पे इस तरह की डील करें, किन विषयों पे ना करें। जनता की मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, कपड़ा तो खैर अब सब मिल जाता है, रोटी और मकान, इस पे तो आप डील करें, समझ में आता है। चीजों में उसको उद्यमशील बनाने के लिए प्रेरित करें। मुफ्त की रेवड़ियां बंद होनी चाहिए। इसमें सबको मिलकर के चिंतन करना होगा और एक बारीक
लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी और वो सब उसको पालन करें। का अभी जो आर्थिक सर्वे आया उसी पे हम आप चर्चा भी कर रहे हैं और ये सारे प्रदेशों की इस तरह की समस्या है। कुछ प्रदेश इससे बहुत आर्थिक घाटे में हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस पे चिंतन करना होगा और मुझको लगता है कि इसका रास्ता निकलेगा। भारत सरकार भी निकालेगी, अन्य प्रदेश सरकारें भी इस सरकार के रास्ते का अनुसरण करेंगी और राजनीतिक दल भी इस चीज को समझेंगे। जी ठीक है। कुंडरू पुष्पिला मैम, मुझे सुन पा रही है? जी। तो योजना जो है जो भी सरकार होनी तो ज्यादा योजना देने से जैसे बोलते हैं ना, आर्थिक व्यवस्था तो आगे नहीं बढ़ेगा। जब जैसा रोटी कपड़ा और मकान, ये तीन चीज के अलावा आज देश में अभी भी देखो 77 इयर्स हो गए इंडिपेंडेंस आके, अभी भी हमारा देश में अभी भी यही इसके लिए गरीबी में लोग वही है। बस ये तारीख की बोलते ना, लोग पॉवर्टी लो में अंदर ही ऊपर आ नहीं सक रहे, क्योंकि योजना इतना बना दे रही है कि परसों देखा था बिहार इलेक्शन में जैसा डायरेक्ट महिलाओं का योजना के जैसा लगा देगी दाम के वास्ते योजना, मगर उनकी अकाउंटों में पैसा डाल दिया डायरेक्ट में कि किस वजह से पॉलिटिकली उन लोग विन होने के लिए ऐसा योजना जैसा महिला वोटरों को अट्रैक्ट करने के लिए वो डाल के वो चुनाव जीते थे। इसके प्रभाव जो है ना, जो इसका इन्फ्लुएंस पूरा आगे जो है ना ग्रोथ का जो डाउन होने का व्यवस्था में चले जाएगा। तब प्रधानमंत्री जी जब मनमोहन सिंह था, उन्होंने कहा था कि ज्यादा रहने से जो है ना, जिस विषय में रहना चाहिए उसमें नहीं हो रहा है। देखो महिला का जो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए हर चीज में जैसा एजुकेशन के बारे में होने दो या सुविधाओं के बारे में होने दो, जब वो उसके बारे में ये लोग नहीं सोच रहे। जब उन लोगों का वोट बैंक बनने के लिए जो सोच विचार है, इससे हमारा को तो आगे बढ़ाने के लिए ये विरोध हो रहा है देश के लिए। और दूसरी बात है पर्टिकुलरली जैसा जनता को ऐसा भिखारी बना दे रहे हैं, जैसा हम लोग कभी भी डिपेंड रहना चाहिए कि वो स्कीम ये स्कीम दूसरा जो भी होता है ना स्कीम के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। जैसा घर में बैठ के आप भीख मांगते रहो, हम देते जाएंगे। ये योजना का इसका अलावा से दूसरा देशों से कंपेयर करो तो अपन का देश में ये बहुत डेंजरस है। इसीलिए मनमोहन जी ने जब आर्थिक वेदता थे उन्होंने कहा था जो सब्सिडियां देना चाहिए वो ज्यादा भी नहीं देना चाहिए, अगर देना है तो किसानों के लिए करना चाहिए। जिसको करना है देश के लिए वो किसान को जय जवान जय किसान उसके बारे में करना है। आज जो है लिटरेसी रेट के ऊपर खर्च करना है। ऐसे जो ना परमानेंट जो है ना जो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स बनाने के लिए सरकार जो योजना उनके मन में रहना चाहिए। मगर आज जो ना जो भी योजना है खुद की पॉलिटिकल विनिंग के लिए हो रहा है। अभी हमारा भी पब्लिक वाली सोच बदल जा रही है। ये जो है ना इलेक्शन से पहले हमारा अकाउंट में कितना पैसा आता है, हमको क्या मुफ्त में क्या मिल रहा है। इन लोगों को जो गरीबी का जो उन लोग का वीकनेस को ले लेते हुए ये लोग जो परमानेंट सेटलमेंट नहीं होने दे रहा है देश में। तो इसीलिए जो है ना जो है ना जीडीपी का ग्रोथ रेट देखो आप, और अपन का इंडिया कंपेयर टू अदर कंट्रीज अपन से छोटा कंट्री भी आज कहीं भी पहुंच गए। मगर आज दुस्थिति ये है कि जैसा प्रधानमंत्री जी योजना जितने भी है जो अभी जो अपन देखते हुए आ रहे हैं 11 साल में से जो एक घटाई हो रहा है पैसा ज्यादा देने से उनको जो है ना योजना से वो लोग आगे बढ़ने के अलावा वो और पीछे चले जा रहे हैं। जैसा अभी भी सरकार ऐसा बोल रहा है, शर्मिंदगी की बात है कि इतने लोगों को हम राइस चावल दे रहे पॉकेट में, तो इतने 60% पब्लिक में हम राइस बांट रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है? तो ग्रोथ में चले जा रहे हैं या इंडिया पीछे चले जा रहे हैं? ये योजना है ये लेने में देने में बीच में ये इलेक्शन जो बीच में आ रहा है, तो पहले से ये लोगों का हर पार्टी में होने से, चाहे मेरा पार्टी ऐसा नहीं था कि हम लोग जब भी जैसे ना लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट बनाए थे, हम लोग जो भी आज देश में बनाए थे जब नेहरू जी से लेके इंदिरा जी से लेके अभी तक जो भी है ना दीर्घकालिक बोलते ना लॉन्ग टर्म चलने का प्रयोजन है।
मगर आज सरकार ऐसे नहीं सोच रही कि ऐसे ही इंस्टेंट का रिलीफ दे दिए तो उस टाइम में वो जनता का माइंड में उस टाइम को वो लोग एंजॉय कर रहे, उनका वोट को वो लोग उनसे खींच ले रहे, जैसे जबरदस्ती नहीं है उनके अकाउंट में, ये जो है ना जैसा बोलते हैं ना करप्टेड के जैसा उनको बना दे के डायरेक्ट नहीं के अलावा उनका अकाउंट में ही डाल दे रहे। आज 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 हमारे को तो डर हो रहा है कि रुपए का रेट रोज रोज गिर गया। आज देखो सोने से लेके चांदी से लेके आज गरीब जनता अब कल्याण लक्ष्मी वो जो योजनाओं का नाम बदल रहे, मगर ये गरीब महिलाओं का मिडिल क्लास वाले भी आज शादी करने के लिए 10 बार सोचना पड़ रहा है कि ये रेटों का कंट्रोलिंग करना व्यवस्था किसके हाथ में रहता है। ऐसे इतने रेट बढ़ गया देश में कि कोई भी अनाज खरीदना हो या कुछ चीज में इन्वेस्ट करना है तो सैलरी एंड इन्वेस्टमेंट के बीच में बहुत गैप आ रहा है। ठीक है तो मिडिल क्लास वाला कैसे लोग उससे ले आगे बढ़ेगा? जो खरीदार बनने में या कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में हर चीज में यहाँ पर पीछे चले जा रहे राकेश जी। मुझे तो डर हो रहा है कि सोमालिया का जैसा होता है, नहीं तो आज जो हर देश में हो रहा है, नेपाल में क्या संगठन हो रहा, बांग्लादेश में क्या हुआ, आर्थिक व्यवस्था जो है ना पूरा गिर गया है। जो अनएम्प्लॉयड जैसे जैसे बढ़ते जाएगा कि यूथ, अभी देश का इतनी सौभाग्य 70% यूथ है अपन का देश में, तो उनके लिए सोच ही बंद कर दिया। क्या एम्प्लॉयमेंट का बात ही नहीं निकाल रहे, चलो हम लोग देते रहेंगे आप खाते जाओ बस। ठीक है हम मैम, मुझे इस चर्चा में वक्त मिलता नहीं मिलता नहीं मालूम है। हाँ। मुझे इसीलिए मैं बात करूँ राखी जी कि हमारा जो भी सोच रहे थे ना, जैसा जो महिलाओं का सोच, महिलाओं का जो घर से लेके पूरा देश तक सोचने वाला महिला ही थे, मगर आज आर्थिक व्यवस्था में हमको तो डर हो रहा है कि पॉलिटिशियन तो बात की बात है, मगर आज जो है ना हर चीज में अपन डराओ जो योजना बना रहे हैं कि ये योजनाओं का उसमें जो उसमें झाल में फंस जा रहे पब्लिक, उनका पब्लिक को अवेयरनेस होना चाहिए माँ किस लिए लगा रहे ये लोग, उनकी जो सेल्फ वो लोग जीतने के लिए लगा रहे। ये नहीं चाहिए हमको, परमानेंट रिसोर्सेज बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, मगर ये नहीं कर रहा है सरकार आजकल। ये हमारा बहुत दुखदायक संगठन लग रहे हैं हमको। ठीक है, एक चीज लेकिन ऐसा मुझे लगता है, देखिए ये जो बात है ना, जो भी राजनीतिक दल हो कोई भी हो, उसमें जब इलेक्शन होते हैं तो मैम हमेशा ही होता है, आप देखिए ना कि कोई भी योजना ऐसी होगी उसके आधार पर हम कितना फायदा दे सकते हैं, कितने अच्छे वोट्स मिल सकते हैं। रिसेंट में बहुत इलेक्शन हुए और आने वाले समय में भी हैं, तो इन सारी चीजों को तो राजनीतिक दलों को या राज्य की जो सरकारें हैं जो आप दे रहे हैं उनको खुद भी मंथन करना होगा कि यदि लॉन्ग टर्म चलना है, जिस लॉन्ग टर्म की आप बात कर रही थी, यदि लॉन्ग टर्म चलना है तो एक फिक्स राशि होती है, उसमें भी क्राइटेरिया होता है कि हम किसको दे रहे हैं। यहाँ तो भर भर के देते ही चले जा रहे हैं। रिसेंट में अभी बहुत देखा है, मैं बार बार उसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगी, हम सब जानते हैं। तो हमें कंट्रोल तो वहीं से होंगी ना चीजें, सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, तो ये उस चीज को खुद भी उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। खैर वापस आऊंगी मैं। रविंद्र जी मुझे सुन पा रहे हैं? रविंद्र जी आवाज नहीं आ रही आपकी। सुन पा रहा हूं मैं आपको। हाँ, देश की अर्थव्यवस्था, आने वाले समय में विकसित भारत का सपना और फ्रीबीज की योजनाएं, इन तीनों के साथ कैसे हो पाएंगे, हम कैसे बढ़ पाएंगे? मैम पहला तो स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जो पिछले साल बजट लेके आई थी उसमें तो कुछ और बोला था, और अब उस बजट का जब एनालिसिस कर लिया तो अब कुछ और बोल रही है। कारण क्या है उसके? क्योंकि बजट जो होता है प्रोजेक्शन होता है और आर्थिक सर्वे क्या होता है उसी बजट का एनालिसिस होता है। तो जब इन लोगों ने एनालिसिस कर लिया तो पलटी खा गए। इसका कारण क्या है? हमारे ऊपर विदेशी कर्ज बहुत बढ़ गया है। कहा जाता है कि 250 लाख करोड़ हो गया है और प्रति व्यक्ति भारत का 4.8 लाख रुपए प्रति व्यक्ति कर्ज हो गया है। और जीडीपी से अगर कंपेयर करें तो 82% कर्ज हमारे ऊपर है। इससे भारत सरकार डरी हुई है। एक लैंड लॉक जैसी स्थिति है कि विदेशों से पैसा भी नहीं मिल पाना है। इन्वेस्टर्स हमारे 90% से 95% इन्वेस्टर्स जो एफडीआई के रूप में थे जा चुके हैं। इस दबाव में ये पलटा खाए हैं। पलटा खा के भी क्या बोलते हैं, तब भी झूठ बोलेंगे। प्रधानमंत्री जी ही झूठ बोलेंगे तो उनका कार्यकर्ता प्रवक्ता क्यों नहीं झूठ बोलेगा? अब ये योजनाएं कौन लेके आया था?
ठीक है पुराने समय से चल रही हैं, लेकिन जब पुराने समय से चलती थी उनका इफेक्ट बहुत ज्यादा जीडीपी पे नहीं पड़ता था। अब हम लोग केवल एक ही चीज से कंसर्न है, वैसे तो पूरा का पूरा जो आर्थिक सर्वे लेके आए हैं वो ठीक से एनालिसिस नहीं किया है, अच्छा दिखाने का कोशिश किया है, लेकिन आप कंसर्न की हैं कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर खास करके महिलाओं के लिए। अभी ये योजना कौन लाया था? लखपति दीदी, लाडली बहना, जीविका दीदी, माझी लाडली बहन योजना, सुभद्रा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, कौन लेके आया था? ये यही तो लेके आए थे। तो जब ये लेके आए थे तो जब बजट का प्रोजेक्शन दे रहे थे कह रहे थे नहीं साहब भारत तो बहुत पता नहीं क्या हो जाएगा, कितना मिलियन बताने लगते हैं। उसके बाद में हुआ क्या? आप ही ने बता दिया कि जीडीपी का 3.2% कर्ज बढ़ गया। होता क्या है इस प्रकार के अगर हम पैसा बांट दें तो सरकार का जो वेतन, पेंशन, कर्ज की किस्त, सब्सिडी और फ्रीबीज ये तो निकल जाती हैं और सरकार के पास कुछ नहीं बचता है, केवल एक विकल्प बचता है कि आगे और कर्ज ले। मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं उत्तर प्रदेश का, तब पता लगेगा। बजट था हमारा 8 लाख करोड़, खर्च हुआ 7.57 लाख करोड़। राजस्व जो खाली ये इकट्ठा कर सकते थे वो था 6.65 लाख करोड़, जो हमारे ऊपर सरकारी ऋण था लगभग 8 लाख करोड़। राजकोषीय जो घाटा था जीडीपी का 3% था। तो ऐसे ही हर सरकार के साथ में हर सरकार भयंकर घाटे में चल रही है कि मतलब जो हमारा जो राजस्व वसूली है 6.65 लाख का, और खर्च की योजना बना रहे हैं 8 लाख करोड़ की। इस प्रकार से एक होता क्या है कि एक चीज तो हो जाती है कि भाई बहनों को पैसा मिल गया तो उनका कुछ जरूरतें पूरी हो गई, उसमें भी नहीं हो पाती हैं। जिस स्तर पे दिया जाता है वह चूसी लिया जाता है। इसको कैसे, अगर वो महिला को किसी रोजगार में दिए होते, किसी काम में दिए होते तो उनकी नेशनल प्रोडक्टिविटी या राज्य की प्रोडक्टिविटी बढ़ती। ये तो पैसा लिया उन्होंने खर्च कर दिया। अब होना क्या चाहिए था, यही पैसा अगर कौशल विकास के रूप में महिलाओं को छोटे जैसे उत्तर प्रदेश में एक जुमला चलाते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट, आज तक दिखा कहीं नहीं लेकिन जुमला है। इस तरीके से रियलिटी ग्राउंड पे करके अगर दिखाया होता तो महिलाएं कौशल विकास में चल के आगे बढ़ते। लेकिन कौशल विकास में हो क्या गया, जो हमारे सीए जी ने बताया 14,000 करोड़ से ज्यादा का घपला हो गया। दूसरा क्या कर सकते थे, यही पैसा जो दे रहे हैं, कहीं 10 लाख, कहीं 10,000 प्रति महिला दे रहे हैं, 70 लाख महिलाओं को 2,000 दे रहे हैं, 2,500 दे रहे हैं, कहीं शादी के नाम पे दे रहे हैं, बच्चे के नाम पे दे रहे हैं। अब यही अगर शिक्षा पे लगा के, या जो शिक्षा का स्ट्रक्चर है गांव लेवल में जहां हमारी 60 से 70% जनता रहती है, उनको पढ़ाया होता तो कुछ न कुछ स्वरोजगार कर सकती थी, नेशनल प्रोडक्टिव में कंट्रीब्यूट करती। अब एक योजना थी इनकी एमएसएमई में केवल 20% एमएसएमई महिलाओं के नाम से हैं, वो भी केवल कागज में है, वास्तव में पुरुष लोग चलाते हैं। उसमें से ही बताते हैं कि 25-30 हजार एमएसएमई बंद हो गई, तो जितने नौकरी करने वाले थे उनकी नौकरी भी चली गई। तो अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव का टूल बनाएगी और कर्ज पे कर्ज लेती चली जाएगी, और खर्च इतना अकूत खर्च करती है, एक तो प्रत्यक्ष खर्च है जो दिखाई पड़ जाता है, दूसरा सरकारों खरीदती है, एमपी खरीदती है, एमएलए खरीदती है, तमाम बातें करती है वो। तो वो जो खर्च बढ़ता चला जाएगा तो भारत की वही स्थिति है। उसी डर के नाते ऐसा आपकी में जो है एनालिसिस में तो आर्थिक सर्वे करते हैं, एनालिसिस में इन्होंने कह दिया कि नहीं साहब ऐसा कर देंगे, ये इसका रास्ता खोल रहे हैं कि हमें विदेश से पैसा मिलने लग जाए, क्योंकि पैसा भारत में तो है नहीं, बाहर से पैसा हमको फिर से मिलने लग जाए। एडीबी बैंक पहले हार चुका है, ये हालत हो गई थी आज से 2 साल पहले की आरबीआई को ताइवान के बैंक से जाके उधार लेना पड़ा था, आईएमएफ ने, एडीबी बैंक ने मना कर दिया। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए फिर ये जुमलेबाजी कर रहे हैं। और अभी किसी ने कहा है अगर ऐसी स्थितियां रहेंगी खाने पीने की दिक्कत हो जाएगी। खुद ही बताते हैं कि भारत की 60% जनता 5 किलो राशन पे खा रही है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है भारत में। तो अगर ऐसे करेंगे तो एक दिन यहाँ पर जो ये चाहते हैं, आरएसएस चाहती है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश में विद्रोह हो, इसको रोकने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए योजनाएं वैसे ही बनानी चाहिए। जो ऐसी योजना नहीं बनाए उस सरकार के वित्तीय लगा देना। ठीक है, एहतेशाम जी भी जुड़ गए हमारे साथ। एहतेशाम जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी नमस्कार। नमस्ते एहतेशाम जी, चर्चा इस बात की हो रही है कि देश की अर्थव्यवस्था पर, बजट पर आने वाले समय में
पूरी इकोनॉमी पर। ये जो फ्रीबीज हैं, इनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती दिखाई थी और कहा था ये नहीं होना चाहिए, पर हैं बहुत तेजी से चल रही हैं और आज से नहीं, बहुत लंबे समय से चल रही हैं। अच्छा, आप बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि सभी लोगों ने अपनी बात रखी, एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी था कि जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए कुछ योजनाएं होती हैं, उनका क्राइटेरिया होता है। लेकिन सर, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती। यहाँ तो भर भर के दिया जा रहा है और सब बिल्कुल उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जिन्हें फ्री में मिल रहा है वो तो लेंगे, वो क्यों अपना, भाई देने वाला दे रहा है तो लेने वाला लेगा। लेकिन हमें जो सरकारें अपने यहाँ इस तरह की फ्रीबीज की योजनाएं चला रही हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि आप पीछे जो बोझ और जो घाटा हमें आ रहा है, राजकोषीय घाटा, उससे हम कैसे सबक लें, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप लाडली बहना को या लाड़की बहना को या गृह लक्ष्मी भंडार जो योजना पश्चिम बंगाल में है, वहाँ से किसी भी महिला को आप कहेंगे कि सरकार राशि दे रही है मुफ्त में और मत लीजिए, तो सर ऐसा तो नहीं होगा, वो तो लेंगे। आप दीजिए मत ना, या तो आप वो क्राइटेरिया बनाइए, और यदि ऐसा कर भी रहे हैं तो आप यदि फ़ायदा दे रहे हैं, अच्छी बात है, करिए। इलेक्शन में होता है, सब चीज़ें सभी राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन आप फिर उसको बैलेंस भी तो करिए। भर भर के देने से तो कोई औचित्य नहीं है ना सर, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ कम समय के लिए तो आप लाभ देंगे, लेकिन दीर्घकालिक समय के लिए हम देखें तो ये बहुत बड़ा लॉस होगा हमें। देखिए राखी जी नमस्कार, जितने पैनलिस्ट बैठे हुए सभी को मेरी ओर से नमस्कार। देखिए, कल बजट पेश होने वाला है, इसलिए कि अभी हमारे मित्र जो कह रहे थे कि रविंद्र जी के 60% से लोग ज्यादा हमारे 5 केजी अनाज पर निर्भर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं उनकी बात को एक मत ले रहा हूँ। और जो देश की परिस्थिति 60% में बड़ी मिस्टेक हुई। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गला फाड़ फाड़ करके चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं कि हम अपने देश के 80 करोड़ जनता को 5 केजी अनाज दे रहे हैं। 80 करोड़, सोचिए 140 से 45 करोड़ का देश है, जिसमें 80 करोड़ जनता 5 केजी अनाज पे निर्भर है। ये कितनी बड़ी विडंबना है, ये कितनी बड़ी समझ लिए दुख की बात है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। इसका मतलब है कि देश जो है पीछे की ओर जा रहा है, और समझ लिए कि भीख मांगने की ओर जा रहे हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं। ये परिस्थिति हो गया है। जिस हिसाब से जो आज की देश के हालात है, बहुत ही बद से बदतर है। आने वाले दिनों में देखेंगे आप, हमारा देश समझ लिए कि भूखों में सबसे ज्यादा 100 कितना नंबर पर जब होता है, तो वो 5वें नंबर पर या 7वें नंबर पर हमारा देश है। हमारा देश बहुत बदहाल है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ा अगर कोई काम करे, हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहना चाहते हैं कि देश के तमाम लोगों के लिए शिक्षा फ्री कर दे, देश के तमाम लोगों के लिए एजुकेशन फ्री कर दे। ये 2 चीज हम आपके चैनल के माध्यम से डिमांड करते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे भारतीय पार्टी के समझ लिए जो सरकार है, हमारे देश के 145 करोड़ जनता के लिए ये 2 चीज फ्री कर दें। इन्होंने कहा था 2014 में कि हमारी सरकार बनेगी तो 400 का सिलेंडर 200 में हो जाएगा, लेकिन 200 तो नहीं हुआ, लेकिन 1100 राखी जी हो गया। इन्होंने कहा था कि का पेट्रोल 35 रुपया होगा, लेकिन 35 रुपया तो नहीं हुआ, लेकिन 106 रुपया हो गया था। इन्होंने कहा था कि 15-15 लाख हर एक भारतीय को देंगे, लेकिन आज तक नहीं आया। इन्होंने कहा था कि हर एक युवा को प्रति वर्ष के हिसाब से 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो आज 12वां साल में कदम रखे हैं, 24 करोड़ नौजवानों को मिलना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। ये जुमला की सरकार है, और ये जो भी कल समझ लिए पिटारा खुलेगा, ये जुमला का होगा। कहीं न कहीं हम देश जो है बहुत पीछे की ओर जा रही है। हम लोगों से कहते हैं कि देश के जो हालात है, आप देखिए ऑनलाइन होने के बाद में आज क्या कारोबार की परिस्थिति है। कारोबार बोल के कोई चीज नहीं है। हमारे देखिए यहाँ 2 ही आदमी के पास में धन है, अडानी जी और अंबानी जी, दूसरा किसी के पास में धन नहीं है। बाकी तमाम लोग गरीबी रेखा से जी रहे हैं। मोदी जी हमें 2019 में कहे थे कि हर एक भारतीय को 2022 में मैं छत प्रोवाइड करूंगा, लेकिन 2022 नहीं, तीसरा टर्म से हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आ गए हैं 2024 में, लेकिन अभी तक छत नहीं, आप बोल रहे हैं 247 में। तो ये वादा पर वादा है, ये सिर्फ जुमले की बात है। हम समझते हैं देश की आर्थिक व्यवस्था देखिए, आज डॉलर क्या परिस्थिति है। डॉलर एक की वजह से
आज 90 रुपए दे करके आज डॉलर समझिए ये परिस्थिति है। तो कहीं नहीं कि देश की हालात ये सिर्फ टेलीविजनों में देखने को मिलता है। माफ कीजिएगा, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, ये सिर्फ न्यूज में देखने को मिलता है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा, हमारा देश आगे बढ़ रहा, लेकिन मेरा देश बढ़ नहीं रहा है। मेरे देश के हालात बहुत सी बद से बदतर है। हम लोग 80 करोड़ लोग आज देखिए 5 केजी अनाज पर निर्भर है। हमारे मिडिल क्लास के व्यापार पूरे खत्म हो गए, कहीं भी इंडस्ट्री नहीं है, कहीं भी कारोबार नहीं है। इन्होंने इतना बड़ा टैक्स लगाया, जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स लगा दिया। देखिए आज क्या परिस्थिति है, जीएसटी खाने से लेकर करके जो भी बच्चा पैदा होने से मृत्यु तक के हर एक सामान का, हर एक सामग्री का हम लोग जीएसटी देते हैं। तो दुख की बात है, देश की हालात राष्ट्रीय बहुत ही मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ। ऐसे में सरकार है कि जनता यहाँ बदहाल है, लेकिन जनता का कोई सुनवाई नहीं है। एहतेशाम जी, देखिए राजनीतिक रूप से पक्ष विपक्ष अपनी बात को रख सकता है, लेकिन इस बात को भी ध्यान रखिए कि चाहे भारतीय जनता पार्टी अपनी जहां जहां उनकी सरकारें हैं योजनाएं चला रही हो, चाहे कांग्रेस के समय की बात कर लूं, चाहे मैं आपके यहाँ की बात कर लूं, आपके यहाँ भी एक गृह लक्ष्मी भंडार योजना है, पश्चिम बंगाल में भी इलेक्शन भी है, और चाहे मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं, राजनीतिक रूप से हर दल अपनी सुविधा के हिसाब से और कुछ अच्छा करने की यदि कोशिश करता है तो सभी लोग देते हैं। आम आदमी पार्टी नहीं है इस चर्चा में, लेकिन उन्होंने भी खूब किया, एक समय था। तो आज की बात नहीं हो रही कि वर्तमान में क्या हो रहा है, हम समय दर समय हर उन सरकारों की बात कर रहे हैं जो लगातार इस तरह की फ्रीबीज बांटती हैं। अब मोदी जी अगस्त 2022 में कह रहे थे रेवड़ी कल्चर घातक है, पर रेवड़ी बढ़ तो रही है, तो वो भी हैं, उन पर भी इधर भी सवाल है, टीएमसी पे भी सवाल है, कांग्रेस पर भी है, समाजवादी पार्टी पर भी है, आम आदमी पार्टी पर भी है। तो समय समय से कर तो सब लोग रहे हैं, तो उस चीज को बैलेंस भी तो करिए। बोझ इतना मत ले लीजिए फ्रीबीज के चक्कर में कि हम अपनी इकोनॉमी को ही बिल्कुल जमीन पर बिठा दें। ये खुद का आकलन होगा। मतलब मेरी बात को ऐसा समझिए कि मैं आप लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की गलती है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की गलती है। सर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की गलती क्यों है? क्या और राज्यों में जो सरकारें हैं वो फ्रीबीज नहीं दे रही हैं? सवाल इस बात का है। ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है, समय मांगा था विवेक जी ने। विवेक जी बस एक सेकंड, छोटा सा एक कंक्लूजन मैं ओमनाथ जी का ले लूं क्योंकि अर्थशास्त्री हैं। सर इसका एक मुझे सुझाव या सरकारों के लिए हो, या क्या बेस्ट हो सकता है अभी भी इस स्थिति में आने के बाद, इतना कर्ज में होने के बाद, इतना भार झेलने के बाद, क्या हो सकता है कि इससे अभी भी कंट्रोल करें? सरकारों के लिए ये मैसेज होगा। देखिए आज की डेट में 84% स्टेट गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होता है। तो डेफिनेटली आप जो पूछना चाह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि फ्रीबीज कल्चर में जो आप अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी कोई एक सीलिंग होनी चाहिए आपकी स्टेट की जीडीपी के एक अमाउंट की, कि आप अगर किसी आर्थिक रूप से कमजोर किसी व्यक्ति को अगर देना ही चाहते हो और वास्तविक रूप से उसका आवश्यकता है, तो स्टेट जीडीपी का एक सर्टेन परसेंटेज से ऊपर ऐसे फ्रीबीज अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। वो राज्य सरकार अपने बजट के दायरे में रह करके करे। और अगर उसे नेक्स्ट स्टेप ये है कि जनता को जागरूक होकर के जो बाकी लोग हैं उन्हें भी बाहर आकर के ये बात उठानी पड़ेगी कि फ्रीबीज कल्चर ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकता है। इसको हेल्थ में और कौशल विकास में पैसे को लगाने की आवश्यकता है। ठीक है, हाँ विवेक जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। विवेक जी अपनी बात रखिएगा। जी मैंने सबको देखा, कुछ लोग अपनी भड़ास भी निकाल रहे हैं। जी राखी जी मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। देखिए एक सर्वे फ्री रेवड़ी का कल्चर है, उस पर एक चिंता व्यक्त की गई है, लेकिन उसके जद में आप जनता की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जो सरकार द्वारा मदद पहुंचाई जा रही है उसको भी अगर आप उसमें लेना चाहते हैं जद में, ये ठीक नहीं है। किसी ने उसमें फ्री राशन का मुद्दा उठा दिया। इसी सरकार में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर भी आ चुके हैं। इसी सरकार में मुद्रा योजना में 50 करोड़ लोग आच्छादित भी हुए हैं जो रोजगार पाए हैं। इसी सरकार ने अधिकांश मात्रा में गरीबों को घर भी मुहैया कराए हैं। इसी सरकार ने रिकॉर्ड में बिजली भी पहुंचाई है लोगों को। तो आप उन कामों को भी देखिए। आज केवल एक जो फ्री कल्चर है रेवड़ी वाला, उस पर एक सर्वे में चिंता व्यक्त की गई है। लेकिन जहां पे बिहार का विषय उठा दिया किसी महिला ने, बिहार में महिलाओं को
रोजगार के लिए दिया गया। किसी ने बकरी खरीदी, किसी ने छोटी सी दुकान बनाई, किसी ने कुछ उद्यम शुरू किया। अगर उद्यमी बनने के लिए कोई सरकार द्वारा सहायता दी जा रही है तो इसकी सराहना होनी चाहिए। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत अगर हमारे राज्य में कोई भूखा नहीं सो रहा है तो इसकी भी सराहना होनी चाहिए। इसके पहले पूर्ववर्ती सरकारों में यही एक्स्ट्रा अनाज बीयर कंपनियों के होने पड़ने दामों में नीलाम किया जाता था। आज वो हमारा अनाज हमारी जनता के काम आ रहा है। ऐसे इतनी निराशाजनक स्थिति जो लोग खींच रहे हैं ये भी ठीक नहीं है। कल बजट आएगा, मुझको उम्मीद है कि बजट हर क्षेत्र में कुछ न कुछ देने वाला होगा, किसान में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, और इस बजट से भारत की वित्तीय स्थिति और मजबूत होगी और ठीक है। निकलेगी। 2047 का जो हमारा लक्ष्य है उसको हम मजबूती से बढ़ेंगे। चलिए, थोड़ा सा समय बचा है, बिना किसी सवाल के मैं चाहती हूँ सब लोग जल्दी जल्दी से, क्योंकि सभी ने एक दूसरे को बहुत अच्छे से सोचा और सुना भी है, और क्या एक कंक्लूजन हो सकता है, क्या आपकी एक संक्षिप्त सुझाव हो सकता है, बेहतर हो सकता है, वो भी आ जाए, क्योंकि बहुत लोग सुनते हैं, सरकारों तक भी ये मैसेज जाए तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। संदीप जी। देखिए राखी जी, मुझे लगता है कि लोगों को नेताओं से ज्यादा, उनकी बातों से ज्यादा कहीं ना कहीं स्टडी करनी चाहिए और हकीकत जाननी चाहिए। हकीकत से रूबरू होना बहुत जरूरी है। अगर जनता हकीकत से रूबरू रहेगी तो नेता उनके सामने झूठ नहीं बोल पाएंगे और झूठे आंकड़े उनको नहीं बता पाएंगे। एक तरफ कहा जाता है कि हम विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर हैं और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की स्थिति विकासशील देशों के उससे भी बाहर हो रहा है। अभी ऑस्ट्रेलिया ने हमें बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ डाल दिया है। तो इन चीजों से आप समझ सकते हैं कि हकीकत क्या है और फसाना क्या है। ठीक है, आरपी श्रीवास्तव जी। राखी, ये बात तो तय है कि कोई भी सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, बिल्कुल विवेक जी ने एक बात सही कहा कि भाई सरकार ने अच्छे काम किए, उसकी सराहना की जानी चाहिए। जैसे मकान, काफ़ी संख्या में लोगों को मकान बनाने का सरकार ने किया, बिजली पहुंचाने का, ये सब सारी चीज़ें सरकार की जिम्मेदारी, और सरकार ने बहुत सारा काम किया जो सराहनीय है। लेकिन रही बात है कि जो मुद्दा हमारा कुछ दूसरा है कि फ्री बीज। जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश की बात करें, 1000 से लाडली बहना शुरू हुई, अब 1500 दी जा रही, और अब ये घोषणा की जाए कि हम 5000 तक देंगे। इसी तरह से अन्य राज्यों में भी, मान लीजिए कर्नाटका में गया, वहाँ 5000 दें। मतलब कोई भी सरकार, राज्य सरकार जो एक जिम्मेदार सरकार है, वो कभी ये नहीं सोचती है कि आगे अगर मान लीजिए इसको हम बढ़ाते हैं राखी तो इसका असर क्या अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सही है कि चाहे खाद्यान्न देने की बात है, फूड सिक्योरिटी बिल आया तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा तो मिल रहा लोगों को जिनके घर में अनाज नहीं है, तो इनको एकदम से खारिज नहीं किया जा सकता। जिनको ज़रूरत है उनको पैसा मिलना चाहिए, लेकिन कंडीशन ये है कि धीरे धीरे इन चीज़ों पर भी देखना चाहिए कि भाई शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर और भी डेवलपमेंट के काम है वो देश के कैसे चलेंगे। अगर बहुत बड़ा जो है इसका हिस्सा अगर बांटने में चला जाएगा तो फिर क्या होगा। बिल्कुल, रविंद्र जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से। जो फ्री बीज बांटी जा रही हैं उनका उद्देश्य समाज कल्याण होना चाहिए, न कि वोटों की खरीद फरोख्त। लेकिन पिछले 14 साल में ये दिखाई पड़ रहा है कि वोटों की खरीद फरोख्त के लिए फ्री बीज योजनाएं चलाई जा रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी शासित ज्यादातर राज्य वैसे ही घाटे में, जैसे मैंने उत्तर प्रदेश का आपको बता दिया है, उधार लेने के मजबूर हैं। तो करना क्या चाहिए इन राज्यों को? अब तो खैर मोदी जी समझ गए हैं इस बात को। अब मोदी जी समझ गए हैं तो इसको अगले जब हम लोग आर्थिक सर्वे में बात करेंगे तो ऐसा आना चाहिए एनालिसिस कि फ्री बीज की घटनाएं कम हुई हैं और उन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम होना चाहिए। बाकी काम समाज कल्याण, हर राज्य में समाज कल्याण जो कहा जा रहा है, जो अभी विवेक जी भी कह रहे हैं, वो काम समाज कल्याण विभाग करता है या जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में रहती है करवाती है। लेकिन फ्री बीज योजना जो है उसका नेशनल प्रोडक्टिविटी में कोई उपयोग नहीं होता है। उल्टे क्या होता है कि नेशनल प्रोडक्टिविटी को नीचे करता है और हम वैश्विक स्तर पे मात खाते हैं। तो हम वैश्विक स्तर पे मात खाए हुए हैं। मुझे लगता है अभी भी मोदी जी को समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, कुंडू पुष्पिला मैम मुझे सुन पा रही हैं? प्लीज जल्दी से अपनी बात रखिएगा। हमारा ये योजना बंद करना चाहिए। जितना बजट है उसमें सोच के किस चीज को लगाना है। ये जो है ना गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स हो, सेंट्रल गवर्नमेंट्स हो, इसमें तो कंट्रोल व्यवस्था कुछ भी नहीं है। इसीलिए जो प्रॉमिस करते हैं ना उससे पार्टी की तरफ से जितना ना ऑल फ्री,
आर्थिक रूप से जनता में भी बहुत चेंजेस आना चाहिए। अदरवाइज ये कोई नहीं आए कैसी कि आल पार्टी वाले यही करते रहेंगे तो आल करते रहेंगे, ये तो जनता का चेतना नहीं आएगा ना। क्यों दे रहे, भीख मांगने का व्यवस्था में क्यों जा रही है पब्लिक भी? ये इन लोगों को भी सोच में बदलाव आना चाहिए। मेरे नजर में ये जो 2 चीजों के लिए सिर्फ करना चाहिए माँ, रोटी कपड़ा और मकान तो सबको तो नहीं हो पा रहा है। और दूसरी बात है मेरे ख्याल से, मेरे व्यूज में कि ये है देश को अगर बचाना है तो 2 चीजों के सरकार, स्टेट गवर्नमेंट हो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो एजुकेशन एंड हेल्थ फ्री करना चाहिए बस। बाकी का जो चीजें गरीबी को एजुकेशन फ्री है, जो बैरिकेड्स लगाना है को एजुकेशन फ्री है, इतनी लोगों को ही गरीबी में फाइनल करके थोड़े लोगों को देना चाहिए। गरीबों को भी एजुकेशन फ्री है। में चले जाएंगे, आप भीख मांगते जाते जाइए। गरीबों को एजुकेशन फ्री है। विवेक जी वो पूरी व्यवस्था में एजुकेशन और हेल्थ को फ्री करने की बात कर रही हैं, किसी पर्टिकुलर वर्ग के लिए नहीं कह रही हैं। उनका सुझाव है कि सबके लिए शिक्षा और हेल्थ को आप जिनको नीड है फ्री कर दो बस, बाकी का जिनको नीड है बाकी सबको फ्री है। ये योजना है ना खुद को उन लोग के लिए कर रहे हैं, सबको फ्री है। कुंद्रू पुष्पिल्ला मैम, प्राइमरी भारतीय जनता पार्टी कह रही है SC ST के लिए सब कुछ फ्री है। हाँ नहीं एजुकेशन प्राइमरी से लेके एमए तक ये फ्री लोग है। वही फिर कास्ट में जाएगा, निर्मल रिलीजन में वर्ग जाएगा, को इन लोग फ्री बदलेंगे है। नहीं माँ। इन लोग की वजह से आज 11 साल में और बिगड़ गया देश। चाहे हमको बोलने क्या है, आज जनता में जब तक एजुकेशन फ्री नहीं होगा, हेल्थ नहीं होगा, बाकी देशों में विदेशों में ये दोनों की चीज पे वो लोग ध्यान देते हैं और योजना इतना नहीं देते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अमेरिका है, सब चीजें ऐसे गवर्नमेंट पूरा नहीं करते हैं, जो चीजें थोड़ा ही करते हैं बाकी का प्राइवेट ही कर देते हैं। आज क्या हो गया, हर घर में इतनी योजना, हर घर में इतनी पैसे चले जा रहे हैं, लाखों रुपए तक भी जा रहे, 1 लाख रुपए कम से कम। तो ऐसा 50,000 60,000 इतनी योजना घर में 10 योजना चले गए तो बजट कितना पूरा बांटने में चले तो देश पीछे नहीं जाएगा तो आगे जाएगा क्या? मैम समय तो हो गया बहुत, मैं रोकूंगी, लेकिन एक बात समझ में आई है, जो कुछ भी फ्रीबीज की योजनाएं हैं, जैसे सब लोगों के अलग अलग सुझाव थे, आप जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, प्लीज उसको थोड़ा आने वाली इकोनॉमी के लिए उसके पीछे की चीजों को बैलेंस करके काम करिए, सबसे अच्छी बात है। और फ्रीबीज को बहुत ज्यादा उसका दायरा मत बढ़ाइए। मोदी जी चिंता जता चुके हैं, बाकी लोगों की भी यदि चिंता जो इस चर्चा के माध्यम से समझ में आई है, सुझाव आए हैं, पर उस पर काम करना पड़ेगा। जहां जहां जिसकी जैसी जैसी सरकारें हैं ये उनको देखना पड़ेगा, चाहे राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, ये मंथन तो आप लोगों को करना पड़ेगा, तभी आने वाली चीजें अच्छी होंगी। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देश की अर्थव्यवस्था पर जो कैश ट्रांसफर की कहीं ना कहीं जो पनौती है, वाकई में इकोनॉमी के लिए बड़ी चुनौती जैसी है। और अभी इस चर्चा के माध्यम से जो सुझाव भी आए हैं, जो सबने इस तरीके से इसको एक्सेप्ट किया कि हाँ इन चीज़ों पर लगाम लगाई जानी चाहिए, तो ये करना भी आप ही लोगों को है, क्योंकि आप ही योजना लाते हैं, आप ही जनता को फ्री में चीज़ें परोस रहे हैं और अपने बोझ को बढ़ा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। तो करना भी आप ही लोगों को है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज़ के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।